अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पावर शो के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई के लिए मुश्किलात में खासा इजाफा हो रहा है। अभी आज ही एफआईए ने चालान जमा करा दिया और साइफर केस में उनको कसूरवार करार दे दिया है, शाह महमूद कुरैशी साहब को भी और चेयरमैन पीटीआई को भी, लेकिन असद उमर को इस सिलसिले में कसूरवार नहीं करार दिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि आजम खान के 161 और 164 का जो बयान मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने दिया है और वो मजबूत सुल्तानी गवाह इस वक्त बनकर सामने आए हैं। इस हवाले से एफआईए ने बाकायदा दरखास्त भी दी है कि उनका ट्रायल किया जाए और उनको कसूरवार है तो सजा भी दी जाए। अब देखना ये ऊंट किस करवट बैठता है। और पीटीआई की जानिब से इस हवाले से शदीद रद्द अमल सामने आया है, जिसमें उनका ये कहना है कि उनको एक तरह से फेयर ट्रायल उनके जो पार्टी के ओहदेदारान है नहीं दिया जा रहा और इस पे पाकिस्तान का आइन और कानून जो भी कहता है उसके मुताबिक उनके साथ वो सलूक किया जाए। आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे और कुछ सियासी अफरा तफरी का भी जिक्र करेंगे। जो ऐसी सियासी अफरा तफरी है पाकिस्तान के अंदर जो कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। मियां नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान आने का ऐलान तो किया, इस बयानी के साथ जनरल बाजवा और जनरल फैज का कड़ा एहतसाब वो करेंगे। वो कौमी मुजरिम है, साथ में जजेस को भी उन्होंने एक तरह से रगड़ा देने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जो बयानिया मजामती था अब लग रहा है वो बैक फुट पे आ गए हैं। कभी वोट को इज्जत दे की बुनियाद पर बात की जाती थी और अब कुछ नए एहतसाबी बयानात के साथ वो सामने आ रहे हैं। और इसहाक डार तो अब ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि मियां साहब ने एहतसाब के हवाले से जनरल बाजवा जनरल फैज का मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। देखते हैं मियां साहब पाकिस्तान वापसी पर उनके साथ क्या सलूक होता है, कुछ जिक्र करेंगे। फैजाबाद धरना पे नजरसानी जो अपीलें थी वो कहां तक पहुंची और तमाम जो अपीलें देने वाले थे सब आहिस्ता आहिस्ता इसमें वापस जा रहे हैं। इसी पे मजीद बात करेंगे। हमें आज हमारे बहुत ही मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मेहमान बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन साहब, सीनियर कानूनदान हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के। सर आपको वेलकम कहते हैं आज के शो में। ये जो आप डेवलपमेंट देख रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में, साइफर केस पे आप क्या कहेंगे? 161 164 का जो ये बयान सामने आया है आजम खान का, आपको लग रहा है कि इसमें इमरान खान मुश्किलात का शिकार होंगे? मुश्किलात का तो शायद शिकार हो जाए इमरान खान, ये इसमें मुझे कोई किसी किस्म की खुशफहमी नहीं है या गलत फहमी नहीं है कि उसके लिए मुश्किलात ये निगरान हुकूमत और वाले करते ही रहेंगे और उसके लिए मुश्किलात खड़ी करते रहेंगे। लेकिन ये साइफर केस में तो बड़ी हजीमत होगी हमारी अपनी, और ये साइफर केस बनता ही नहीं है। एक आदमी जिसके खिलाफ ये साइफर केस नहीं बन सकता वो वक्त का वज़ीर आज़म है। जी जी, जो फिल वक्त वज़ीर आज़म हो और वो किसी दस्तावेज़ को जो क्लासिफाइड है या साइफर की शक्ल में है उसको डी क्लासिफाई करे या डी साइफर करे, लोगों को दिखा दे, वो उसकी आइनी एतबार से, आइन में ये लिखा है, वो हलफ इस बात का लेता है कि वो उसका इख्तियार है और वो अगर नेसेसरी हुआ, ज़रूरी हुआ तो वो बिल्कुल देखा उसको पब्लिक कर सकता है, डिसाइफर कर सकता है, डिक्लासीफाई कर सकता है। और वो है वज़ीर आज़म वाहिद जिसके हल्फ में ये लिखा है, या चीफ मिनिस्टर अपनी हद तक और वज़ीर आज़म अपनी हद तक और तमाम वफाकी वज़रा और सूबाई वज़रा, पर सबसे इनमें जो आला मर्तबत है वो वज़ीर आज़म है। उसको किस मामले की पे सज़ा दे सकते हैं या ट्रायल कर सकते हैं उसका, जब उसको उस पे ये वो उसका इख्तियार है कि वो जिस डॉक्यूमेंट को डिक्लासिफाई करना चाहे, जो उसके नज़र में आए, जो उसकी मुताले से गुज़रे, वो कर सकता है। तो उसमें जो जुर्म तो बनता ही नहीं है। तो यहाँ सर वो कह रहे हैं ना आजम खान 164 का जो उन्होंने बयान रिकॉर्ड कराया एफआईए को, और उसमें वो ये कह रहे हैं कि जी मैंने तो कॉपी प्राइम मिनिस्टर को दे दी थी, प्राइम मिनिस्टर ने अपने पास रख ली। जाहिर बात है ऑफिशियल मामलात है, प्राइम मिनिस्टर को दिन में 10,000 फाइल्स दिखाई जाती हैं, डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाते हैं। तो क्या ये फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स रखना प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी ना थी कि अब वो जिम्मेदारी चेयरमैन पीटीआई पे डाल रहे हैं? नहीं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी बेवकूफ़ है अगर वो ये समझता है कि ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट रह जाता है जब प्राइम मिनिस्टर उसको क्लासिफाइड नहीं समझता। ये साइफर वो रह जाता है जब उसको वो साइफर प्राइम मिनिस्टर नहीं समझता। प्राइम एक ये तो एक
मतलब है, एक समझिए कि मुकालमे की सूरत है ना जी, साइफर, वो मुकालमे का, आपस में कॉन्वर्सेशन का या कॉरेस्पॉन्डेंस का आपने एक ज़रिया बनाया है उसको महफूज रखने के लिए कि किसी गैर ज़रूरी आदमी के पास ना जाए। और वो गैर ज़रूरी आदमी, मैं नहीं बैठा उस पर फैसला कर सकता, आप नहीं कर सकती, पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान फैसला कर सकता है कि ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है, मकालमा को न्यूक्लियर सीक्रेट्स तो नहीं दे दिए, कोई डिफेंस तो नहीं इसमें अफशा हुए, और फिर इसके मंदरजात के सही होना, दुरुस्त होने की तो शहादत इससे मिल जाती है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने एक दफ़ा ये पेश हुआ जब इमरान खान वज़ीर आज़म था, और उसने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जिसमें आर्मी चीफ भी बैठे थे, DGI SI दीगर डिफेंस मिनिस्टर, और वो दो जो मुतलका वज़रा भी होंगे, डिफेंस सेक्रेटरी भी होंगे, वो उन्होंने ये बाकायदा देख के साइफर और उसकी तस्दीक करके उन्होंने ये कहा कि अमेरिका से एहतजाज करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बावर कर लिया उस साइफर से कि अमेरिका ने ये पैगाम दिया है पाकिस्तान को कि अपने वज़ीर आज़म को हटाओ। जी। और ये उन्होंने इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कुछ अरसे बाद मिली तो उसकी सदारत कर रहे थे उस वक्त शहबाज शरीफ साहब आज़म की हैसियत उसमें भी यही कुछ तय हुआ। अब उन्होंने भी यही कहा कि डिमार्च जो दिया है, एहतजाज जो किया है अमरीकनों से, वो भी दुरुस्त किया है, और ये उनकी अमरीकनों को क्या किस तरह वो हमारी सियासत में मुदाखलत कर सकते हैं। वही बात, वही एहतजाज उनको उन्होंने एंडोर्स कर दिया। अब जब आपने तस्लीम कर लिया है कि डोनाल्ड लू ने, ये एक अमेरिकन सफारतकार ने हमारे सफ़ीर असद मजीद को ये एक धमकी दी कि आप हटा दें वज़ीर आज़म को वज़ारत उज़्मा से, तो हम आपके साथ, हम आपको माफ़ कर देंगे, वरना आपके लिए मुश्किलात होंगी। तो ये एक धमकी अब सुपर ताकत अगर दे तो वज़ीर आज़म शेयर करना चाहता होगा अपने अवाम के साथ, सारे अवाम के साथ। ये एक ऐसा इशू है जो नेशनल, वो इसमें कोई न्यूक्लियर सीक्रेट तो नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। ऐसा ये माजी में भुट्टो साहब ने भी तो एक पर्ची लहराई थी राजा बाजार में खड़े होकर, सर हेनरी किसिंजर ने, कि उनको धमकी दी है। मियां नवाज शरीफ ने भी कहा था एटमी धमाकों के बाद मुझे धमकी आई है अमेरिका की जानिब से कि हम पाकिस्तान का क्या हाल करेंगे। तो ये तो माजी में बातें हुक्मरान हमारे करते रहे, लेकिन इसका ये जो बयान है आजम खान का, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब हमारे नाजरीन भी जाना चाहेंगे, ऐसा ही बयान मैंने देखा नहीं जी। अच्छा सर, ये ऐसा मैंने देखा नहीं। अच्छा, 164 का मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इसाक डार साहब हुदैबिया पेपर मिल्स में भी कुछ इस तरह के बयानात दिए और बाद में कहा गया कि दबाव के तहत होता है, तो क्या ये कल को पिटीशन जाती है इनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में, और उस वक्त काजी फाइज ईसा ने ही हुदैबिया पेपर मिल्स को देखा था और उस फैसले को उड़ा के रख दिया था, तो आपको लग रहा है फिर वो फैसला बुनियाद बन सकता है, नजरसानी हो सकती है इस पर कुछ? हाँ, इस पर फैसला तो अदालत ने करना है कि ये रज़ाकाराना था कि दबाव के तहत था बयान। मुझे नहीं मालूम उसने बयान में क्या कहा है, पर अगर 164 का बयान है तो उसमें ज़रूर इकबाल जुर्म किया होगा उसने खुद अपने पे, और इमरान खान पे उसने उसको साथ मुल्ज़िम ठहराया होगा, क्योंकि वरना 164 के बयान का फ़ायदा कोई नहीं जब तक बयान देने वाला खुद एतराफ़ ना करे कि मैंने ये इकबाल ना करे कि उसने वही जुर्म किया जिसमें वो बता रहा है कि दूसरा मुल्ज़िम जिसके ख़िलाफ़ वो शहादत देना चाह रहे हैं और इस्तिग़ासा दिलवाना चाह रही है इससे शहादत, वो भी इसमें शरीक था। पर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप इतनी इसमें अजीमत होनी है हमारी मुल्क की वकार की कि ये तय कर लिया, ये बात तय हो गई। ये आज़म खान ने भी कहा होगा कि साइफर आया है, और असद मजीद ने ये जो बाद में फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे, इसने असद मजीद ने ये कन्वे किया फॉरेन सेक्रेटरी को भी, फॉरेन मिनिस्टर को भी और प्राइम मिनिस्टर को भी कि ये अमेरिकन डोनाल्ड लू ने मुझे ये कहा है और कहा है कि हटाओ इमरान खान को। अब हम आगे चले गए उससे,
हम तो अब अमेरिका से बड़े ब्राउनी पॉइंट्स ले सकते हैं। हमें तो सारी दुनिया कहेगी तुम तो अजीब किराए के लोग हो कि उन्होंने कहा कि तुम हटा दो उसको ओहदे से, और आप अब कह रहे हो महाराज हमने सिर्फ हटाया नहीं ओहदे से, हमने उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया। ट्रायल भी कर देखें आप उसका और ऊपर कैमरे भी लगा दिए और टॉयलेट भी वही है और कपड़े भी उसने बदलने हैं तो वहीं बदलने हैं, और ये फिल्म उसकी रिकॉर्डिंग सारा वक्त हमा वक्त हो रही है। हमने तो आपसे आगे, हम तो आपके आगे चले, आपके हरीफ के खिलाफ आपसे आगे चले गए। ये तो इनको डोनाल्ड लू के मुतालबे पे नो कॉन्फिडेंस मोशन तो करना ही नहीं चाहिए था अगर डोनाल्ड लू के मुतालबे पे किया है, और ये लगता है कि अब डोनाल्ड लू के मुतालबे पे हुआ है, और फिर उससे उस मुतालबे से भी आप आगे चले गए मामला सर। और आप कह रहे हैं इसमें हजीमत होगी, तो असद उमर का नाम मुल्जमान की फहरिस्त में शामिल नहीं है और उनको पहले जमानत भी देगी थी, उनको जुडिशल भी नहीं किया जैसे शाह महमूद कुरैशी को किया गया, खान साहब को किया गया। तो आपको क्या लग रहा है इसमें, क्या मतलब कुछ मजीद डेवलपमेंट नहीं? असद उमर का नहीं होगा डायरेक्ट उसमें कोई, आपको नहीं लगता? मेरा ख्याल है कोई, पर इनकी जो जिम्मेदारी बताते हैं, जिम्मेदारी इनकी मतलब है जिम्मेदारी इस हद तक ही है कि ये फैसला बिल्कुल स्वाबदीद है वज़ीर आज़म की कि उसने करना है कि इसको मैंने पब्लिक करना है या नहीं करना, और वज़ीर आज़म ने कर देता है। और यहाँ तो सुना है सर, यहाँ तो सिर्फ ये कहा गया ना कि कॉपी गुम हो गई, अब तो मसला कुछ और नहीं, सिर्फ ये कहा गया कि कॉपी गुम हो गई और कॉपी गुम हो गई। अगर इसकी अगर 40,000 कापियां आप बना लें तब भी अब जुर्म कोई नहीं है, इसका कोई जुर्म नहीं है जब डी क्लासीफाई हो गया। और ये तो कैबिनेट ने भी कर दिया डी क्लासीफाई। अगर लेकिन अगर आप ओथ पढ़ें, हलफ पढ़ें जो वज़ीर आज़म लेते हैं, सारे वज़ीर आज़म 1973 के आइन के तहत, उसमें ये उनकी स्वाबदीद है, या वही है सिर्फ ये मामला कि डी क्लासीफाई करना और क्लासीफाई करने, तो और वो ओथ में बिल्कुल शामिल है। ये सहूलत है उनको, काबीना के पास भी जाने नहीं पड़ता। वो जो मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स के केस में ये प्राइम मिनिस्टर अपने खुद शायद वो चाहे कि सिर्फ 4 वज़रा को मैं एतमाद में लूँ या 5-6 को लूँ, बाकियों को ना लूँ, इस किस्म का मामला भी हो सकता है। पर इस साइफर में तो कुछ है ही नहीं। इस साइफर में तो ऐसी कोई बात ही नहीं है कि कोई, जैसे मैंने कहा, न्यूक्लियर सीक्रेट हो, कोई डिफेंस रिलेटेड स्ट्रेटजी का कुछ सीक्रेट हो। ये अब चलते हैं जरा मियां साहब की तरफ। वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, 21 अक्टूबर की डेट अनाउंस हो गई है, और 16 महीने की कारकर्दगी का वाकई क्या वो बोझ उठा सकेंगे नून लीग की जो हुकूमत रही? और दूसरी जानिब ये जो पहले दिन उन्होंने बयानिया बनाया कि जी जनरल फैज़ और जनरल बाजवा का एहतसाब होना चाहिए, जजेस का भी होना चाहिए, तो आपको क्या लग रहा है, क्या ये बयानिया आगे तकवीयत पकड़ेगा? क्योंकि अभी तो बड़ी माफियों तलाफियों पे आगे बात, और इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि मैंने तो वो मियां साहब ने तो अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया था ये सारा मामला। आपको क्या लग रहा है, ऊंट किस करवट बैठेगा? पहली बात तो है कि मियां साहब 21 तारीख को आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक, एक इतला है जो सोशल मीडिया पे चल रही है, गो मैं सोशल मीडिया को इतना ज़्यादा मोतबर नहीं समझता, पर हमारा अपना मीडिया भी एतबार हो गया है। तो वो लेकिन वो चल रही है कि कहीं जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, जी, जिन्होंने कोई 35-40 सीटें बुक कराई हुई थी फॉर जो पूरे जिन लोगों ने साथ आना था मियां साहब के साथ, और जिन्होंने अपने नाम दिए हुए और उनको पासपोर्ट्स उनके स्टाफ को दिए हुए हैं, और जिनके कई के वीज़े लगने होंगे पाकिस्तानी, लेकिन बाहर बरतानिया या अमेरिका के लोग होंगे, मुझे नहीं मालूम कौन कौन है। सही, बिल्कुल। पर जाहिर है चलते हैं लोग इतने तो साथ, वो उनको सुना है, कहा गया है कि अपने ट्रैवल एजेंट से आप अभी कंफर्म ना करें सीटें। अच्छा। और वो डी कंफर्म करवा रहे हैं। पर ये मैंने जैसे कहा कि मैंने सुनाई है, पर जाहिर है कि अगर मीडिया वाले कोई भी चैनल या कोई अखबार इस खबर को ये इस बात की तस्दीक करना चाहता है कि मियां साहब का आज इरादा क्या है और क्या उसमें कोई है लचक कि नहीं,
तो वो जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनके पास ही जाएगा कि उस जहाज़ में जिसमें मियाँ साहब की फ़्लाइट है उसमें किस किस ने बुकिंग करा ली है, किस किस ने नहीं कराई, किस किस ने करा के और छोड़ दिया है। ठीक, तो वैसे आपको क्या लग रहा है ये इस मज़ामती बयानिए के साथ वो आगे चलेंगे? ये जो पहले उन्होंने कहा कि इनका एहतसाब होना चाहिए, देखिए एक चीज़ के लिए मियाँ साहब को तैयार होना चाहिए, एक चीज़ के लिए मियाँ साहब को तैयार होना चाहिए। मियाँ साहब सिर्फ मफरूर नहीं है, एक मुजरिम मफरूर है, एक मुल्जिम मफरूर नहीं, एक मुजरिम मफरूर है। वो सज़ा काट रहे थे जेल में, उनके अब उनकी पहला क़याम जेल में ही होगा। वो कितने अरसे के लिए होता है कि ज़मानत हो, ज़मानत मफरूर की नहीं होती। मफरूरी में फरार जो हुआ हो उसकी ज़मानत आम तौर पे आम शहरी की तो हरगिज़ नहीं होती, हरगिज़। और 4 साल मफरूर रहा हो और लोगों के और बड़ा एक लिहाज से अदालत का मजाक उड़ा रहा हो कि वहाँ फिर रहा हो और नज़र आ रहा हो टेलीविज़न पे और जलसों को भी लंदन से खिताब कर मुखातिब हो रहा हो, वो ऐसे मफरूर को तो ज़मानत का तो कोई मैं समझता हूँ सवाल पैदा ही नहीं होता। वो तो आप कब लगेगी अपील उनकी, वो कुछ वक्त उसमें लगेगा, एक नहीं लग जाएगी। इसका मतलब आते ही गिरफ्तारी होगी। साहब को एक चीज वो तो जहाज के अंदर गिरफ्तार करना पड़ेगा इनको। ठीक, जैसे लास्ट टाइम हुआ था जहाज के अंदर गिरफ्तार करना पड़ेगा। वो तो वो वहां से मीनार पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं सर, वो तो कह रहे हैं, वो नून लीग ये कह रही है ना, वो आएंगे तो जलसे से खिताब करेंगे, फिर घर जाएंगे, फिर देखेंगे अदालतें क्या कहती हैं। मतलब ये बयानात आ रहे हैं इस वक्त पार्टी की तरफ से। नहीं, वो इनकी स्वाबदीद तो नहीं है ना इन लीडर्स की। मैं तो कहता हूँ खुदा करता कोई भी जेल में ना हो, सियासतदान ना उससे कोई जुर्म हो और ना कोई जेल में जाना पड़े, और मियाँ साहब के भी आसान हो मंजिलें, और ख़ान साहब की भी आसान हो, और बाकी भी किसी को सियासतदान को अगर ये पकड़ते हैं तो ये इंतकामी कार्रवाई होती है अमूमन सियासतदानों के ख़िलाफ़, तो बाद में निकलता भी कुछ नहीं। तो उनकी भी सबकी मंजिलें आसान हो। पर बहरहाल कानून ये तकाजा करता है कि मियाँ साहब को जब भी वो पाकिस्तान की सरजमीन पे जहाँ भी मिले वहाँ ही जो भी वहाँ पुलिस फोर्स है, बल्कि जो मफरूर कैदी होता है मुजरिम उसको तो कोई पाकिस्तानी कोई भी गिरफ्तार कर सकता है, और कोई छूट नहीं है इस हवाले से। ठीक, कोई भी आप कह रहे हैं गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन क्योंकि अभी रिसेंटली इंटीरियर मिनिस्टर ने ऐसा बयान दिया था कि एक शख्स को गिरफ्तार करने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत नहीं, तो नून लीग ने बाकायदा उन पर अटैक कर दिया कि आप अपनी ज़रूरत देखें, आपका तो ये मनसब ही नहीं, आप ऐसी बात करें। तो फिर उनको भी डिफेंसिव पे जाना पड़ा। उन्होंने कहा जी जो आईन कानून कहेगा। तो आपको क्या लग रहा है कोई ऐसा हुस्ने इत्तफाक होगा? साबिक वज़ीर आज़म भी जेल में है, मियाँ साहब भी साबिक वज़ीर आज़म है, चेयरमैन पीटीआई, ये दोनों अडयाला जेल में ही आप इनको देख रहे हैं क्या? मियाँ साहब को तो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मियाँ साहब के लिए और कोई ऑप्शन है नहीं आइन और कानून के तहत। ठीक, सही, आपको ऐसा कोई ऑप्शन? खान को भी देख रहा हूँ, क्योंकि उसके पीछे जिस तरह ये पड़े हुए हैं कि साइफर केस जो कि कानूनन जुर्म बनता ही नहीं, वो भी उसको अव्वल चलाना चाह रहे हैं, जिसमें दुनिया कहेगी कि अमेरिका के तो आप इतने आगे झुक गए हैं कि उसने कहा इसको हटाओ, आपने उसको अजियत अकूबत खाने में डाल दिया और कैमरे लगा दिए उसके ऊपर। ठीक, तो ये हमारी कोई इज्जत अफजाई तो नहीं होगी। ये मज़ा खेज, बिल्कुल आप कह रहे हैं बात। कुछ जिक्र करेंगे नई हल्का बंदियों का और फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से। रिसेंटली जो इसकी हियरिंग हुई, चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं, क्योंकि एक पिटिशनर जिन्होंने कहा था इस फैसले पर नज़रसानी की जाए, वो वापस अपनी पिटिशंस ले रहे हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इसका मतलब है कि उस वक्त वो फैसला ठीक था, अब सब क्यों भाग रहे हैं? लगता है सब डरे हुए और सहमे हुए हैं। एतजाज़ अहसन साहब, सर आप क्या कहेंगे इस फैसले के हवाले से? पहले जो फैसले में गलतियां निकाली गई और सब पिटिशनर्स पीछे हट गए, तो क्या डरे हुए हैं सब, वाकई सहमे हुए हैं क्या? फैसला तो अगर सुप्रीम कोर्ट का गुज़श्ता कुछ सालों में सही फैसला था, तो यही एक बहुत बड़ा फैसला और बड़ा क्लैरिटी के साथ फैसला था। और काजी साहब के इस मामले पे
उनको बड़ा ये जो एजेंसीज़ ने और हमारे कुछ इदारों ने मिलके और सियासी हुकूमत ने भी उनको काफ़ी इसमें उनकी मतलब है उनके साथ इत्तेफाक नहीं किया और उनके इस फैसले से इख्तलाफ ही करते रहे। पर सोचने की बहुत सारी बातें थी। एक सोचने की बात ये थी कि एक मायदे पर किसी डीजी आईएसआई या आईएसआई के किसी बड़े अफसर का दस्तखत सियासी मायदे पर जो सियासी गवर्नमेंट कर रही है उस पर वो दस्तखत क्यों करे और कैसे करे और किस कैपेसिटी में करता है। और फिर जिस तरह लिफाफों में उनको ज़्यादा सफ़र दिया जा रहा था और एक फ़ौजी बड़े सीनियर फ़ौजी अफसर वो खुद दे रहे थे, बांट रहे थे उन बलवाइयों में जो धरने देने वालों में जो थे उनमें। तो ये चीज़ें जब सामने आई तो मेरा ख्याल है काजी साहब को भी एहसास हुआ कि ये इदारती तजावुज़ है बड़ा ज़्यादा, तो इसके बारे में इंक्वायरी भी होनी चाहिए और तहकीक होनी चाहिए और इसको मसले के आखिरी हल तक जाना चाहिए। लेकिन इन्होंने जो आईबी थी, आईएसआई थी, जितने भी थे महकमे, इन सब ने उसके ख़िलाफ़ नज़रसानी के उस फैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्तें दे दी। और फिर अब जब काजी साहब, ये भी सितम ज़रीफ़ी है, चीफ जस्टिस होके आए हैं तो अब उनको उस फैसले में कुछ गलती नज़र ही नहीं आती और वो कहते हैं जी फैसला ठीक है, बिल्कुल हम वापस लेते हैं। अब जब वापस लेते हैं तो इसका मतलब है कि ये 4 साल जो 5 साल ये फैसला रहा है ऑन दी एनुअल ऑफ द कोर्ट और ये जो उनके पास बाकायदा ऑपरेटिव रहा है ये फैसला, उसको ये अब उनको ये सबको बताना पड़ेगा कि 5 साल 6 साल के जितने साल हो गए इस दौरान उसको क्यों नहीं उसका आपने कोई उस पे अमल दरामद की बात हो रही। ठीक, अब तो अमल दरामद की बात ही होगी ना। अब तो अमल दरामद करना पड़ेगा उस पे। ठीक, तो वाकई सब डरे हुए सहमे हुए हैं सर। जो उन्होंने अपने बड़े दिलचस्प रिमार्क्स थे इस केस के दौरान और वो सबसे पूछ रहे थे कि क्या वजह है कि आप लोग क्यों अपनी पिटिशंस वापस ले रहे हैं। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो चीज़ें रिपोर्ट हुई उसके मुताबिक शेख रशीद साहब की जब पिटिशन वापस लेने कहा तो उन्होंने कहा मेरे तो क्लाइंट वो है ही नहीं, वो तो मिसिंग पर्सनस में आ गए। तो वो चीफ साहब ने कह रहे हैं कि शायद बात सुनी अनसुनी कर दी। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जी क्यों लोगों को उठाया जा रहा है, ये क्या हो रहा है। तो वो चीफ साहब ने कहा ये इनकी राय है। तो सर ये क्या, अगर ऐसे लोगों को उठाया जा रहा है तो कहीं पेश भी नहीं किया जा रहा, तो ये जबरी गुमशुदगियों पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर उनके सामने ऐसा सवाल आ गया या कोई ऐसी लम्हा आ गया तो वो कोई एक्शन नहीं ले सकते इस सिलसिले में? क्या नहीं ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे। ये हेबस कॉर्पस की एक रिट और एक इख्तियार जो है ये तो है कि इसी वक्त मेरे सामने पेश करो उस शख्स को जो जिसने उठाया हुआ है। हेबस कॉर्पस का मतलब भी और इमीडिएट रिट इशू होती है। और ये शेख रशीद अहमद की जो गुमशुदगी है तो कॉल्ड मुबैना गुमशुदगी, ये तो बड़ी मारूफ है, ये तो सब अखबारात में आई है, सारी जगह आई है। तो काजी साहब को मेरा ख्याल है इसमें एकदम पूछना चाहिए था कि वो किधर है, कहाँ है जी और किसके पास है। अब देखें इमरान रियाज खान जी इमरान रियाज के साथ सर को चीफ जस्टिस पंजाब लाहौर हाई कोर्ट ने जब कहा कि ये आखिरी मौका है, आज की रात आज का दिन, कल तक आप उसको पेश करो नहीं तो मैं एक्शन लूँगा और फौजदारी एक्शन होगा। जी तो दूसरे दिन जब उन्होंने देखा कोई औरत नहीं, वो इमरान रियाज खान मोजज़ाती तौर पे अपने घर पहुंच गया। पर अब जब पहुंचा है
तो उसकी ऐसी सूरत हाल नहीं है कि वो कहीं मतलब है बिल्कुल सर, जो लोग मिलके लड्डू और आए मिठाइयाँ बात खा रहा नहीं हो। कर सकते, वो अपनी उम्र से 75 साल के तकरीबन दिखाई दे रहे हैं अपने हुलिये से, और वो जो उनकी ज़हनी और जिस्मानी हालत है, सब चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। तो ये सियालकोट से ही गिरफ्तार हुए और सियालकोट पुलिस ने ही कहा कि जी इनको आप ले जा सकते हैं, हमने बरामद कर लिया। तो ये जो कुछ हो रहा है, हसान न्याजी का मामला है, इमरान रियाज खान हो गए, हफीजुल्लाह न्याजी साहब हमारे बड़े मोहतरम हैं, हम सब ने एक पटिशन तमाम जर्नलिस्ट ने इस वक्त काजी फाइज इसा साहब के नाम भेजी है, ओपन पटिशन है कि उनको भी बाजियाब कराया जाए, वालिदैन से मिलने दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। तो आप क्या कहते हैं सर, इस पे क्या होगा? कानून आइन खामोश है इन तमाम तर मामलात में? नहीं, खामोश तो नहीं होने चाहिए, पर यहाँ लगता है कि जो 17वीं था 70s जी जी 7वां इशरा पिछले सदी का, बल्कि पिछली सदी का 1970s में जो हालत मुआशरे की हो गई थी चिली में या अर्जेंटीना में, जनूबी अमेरिका की रियासतों में, वो हमारे यहाँ होती नज़र आ रही है और पैदा हो रही है। डिसअपियर्ड पर्सन्स के साथ तो ये हो रहा है। पहले सिर्फ बलूचिस्तान से शिकायतें आती थीं और डेड बॉडीज़ कहीं मिल जाती थीं, अखबारों में हमें पता लगता था। अब ये दारुल खिलाफे में भी हो रहा है, दारुल हुकूमत में भी हो रहा है, और जो सूबाई दारुल हुकूमतें हैं, दारुल खिलाफे हैं, वहाँ भी हो रहा है। कैपिटल जो प्रोविंशियल कैपिटल्स, और ये बड़े वसी पैमाने पे होना शुरू हो गया है, और इस पे तो लोगों को तशवीश होनी चाहिए और इस पे अदलिया को एक्शन लेना ही पड़ेगा, देर या बदेर। ठीक, चलें देखते हैं सर, देर आए या दुरुस्त आए या अदलिया इस हवाले से क्या करती है। ये तो होगी मामलात की बात। तो ये जो हल्का बंदियों का सर, अभी रिसेंटली कुछ जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से चीज़ें सामने आई हैं, हल्कों को कुछ छेड़खानी की गई है, कुछ हल्कों को कम कर दिया गया और कई हल्कों को मर्जर कर दिया गया, कहीं से किस हल्के को किसी दूसरे के साथ पैच कर दिया गया। तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से? जो केपी के जो पुराने हल्के थे सर 39 थे 2018 में, रिसेंटली 45 हो गए, क्योंकि फाटा की अलग 12 सीट्स थी और अभी उन्होंने मर्जर करके फाटा मर्जर के बाद तो ये 45 कर दी। 6 सीटें फाटा की कम हो गई इसमें से, लेकिन ओवरऑल 45 कर दी। तो ये क्या कहेंगे, अगर ये सीटें कम हुई हैं तो इसके हवाले से आपने ही हमारे पहले प्रोग्राम में फरमाया था कि एक आईनी तरमीम की फिर ज़रूरत होगी अगर सीटों में कमी या पेशी होती है। तो अब क्या होगा, आपको क्या लग रहा है इस हवाले से? देखो, इसमें आसमां दो बातें आपको बता दूं बड़ी। एक तो ये है कि पाकिस्तान के आइन के तहत जो अगर हम देखें तो ये खिलवाड़ बड़ा डाल दिया है इलेक्शन कमीशन ने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। पहले वो कहते थे कि हम इसी में हल्का बंदियां कर देंगे, हर सूबे की अलग-अलग। अब वो कह रहे हैं कि एक सूबे की सीटें कम हो जाएंगी और किसी और की बढ़ेंगी। अब मैंने ये इसमें एग्जामिन नहीं किया, पर आपने भी बताया कि ये वो उनकी रिपोर्ट है कि खैबर पख्तूनख्वा की सीटें 2 कम होंगी। 6 मैं नहीं समझता किस वजह से कम होगी। अगर वो मर्जर भी हुआ है फाटा का, पर प्रोपोर्शनेट अंदाज से शायद वाकई कम होती हो, तो आइन कहता है कि उस प्रोपोर्शन में होनी चाहिए सीटें उसी निस्बत में जिस तरह आबादी है। ठीक। लेकिन अब एक और चीज़ मैं अर्ज करूँ, जी ये मसला खड़ा हुआ था स्टेट ऑफ एलाबामा, रियासत है अमेरिका की एलाबामा की। ठीक। एलाबामा में पहले बड़े सफ़ेद फार्म हुक्मरान थे और बड़ी स्याह फार्मों पर अजियतें होती थीं। फिर वहीं एलाबामा में ही एक बच्ची स्याह फार्म बच्ची को स्कूल में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के फैसले में 1953 या 54 में। तो एक बच्ची को फेडरल गार्ड लेके गए थे, पूरे फौज लेके गई थी और स्कूल में सफ़ेद फार्मों के स्कूल में उसको दाखिल किया था।
अब उस अलबामा स्टेट में ये हुआ है, ये तो मैं बैकग्राउंड दे रहा था, हुआ क्या है कि री ये हो रही है डिस्ट्रिक्टिंग। वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी को डिस्ट्रिक्ट कहते हैं और वो हर रियासत अपना आप करती है। वहाँ कोई एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है या एक इलेक्शन कमीशन नहीं है सारे अमेरिका की। अगर उनके 51 या 52 रियासतें हैं तो हर रियासत अपना आप फैसला करती है वोटिंग एज क्या होगी, वोटिंग का प्रोसीजर क्या होगा, वगैरह वगैरह, और डिस्ट्रिक्ट्स क्या होंगी, कॉन्स्टिट्यूंसी। वहाँ 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हुई जिनमें दोनों में मेजॉरिटी थी स्याह फार्मों की, और लेकिन इस तरह बनाई गई डिस्ट्रिक्ट कि मेजॉरिटी जो स्याह फार्मों की थी वो एक तरफ हो गई और दूसरी तरफ इस तरह कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया हल्का कि उसमें वो ये सफ़ेद फार्म ये अक्सरियत में आ गए, यानी एक सीट हो गई। सही। अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका का अभी आया है, इसी महीने आया, ये करंट मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी। उन्होंने कहा है कि जी ये तो इलीगल है, ये बिल्कुल इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये इस तरह नहीं किया जा सकता। ठीक। अब सवाल लेकिन उन्होंने कहा है इस वक्त अब इलेक्शन के दिन को आगे नहीं किया जा सकता। अगर देखना है कि किस दिन इलेक्शन होना है, वो मियाद कितनी है, 90 दिन मिसाल के तौर पे हमारी है, और ये देखना है कि कोई कॉन्स्टिट्यूंसी गलत बन गई है या उसमें कोई हर्ज आ गया है, तो आपने इलेक्शन कराना है मुकर्ररा वक्त पे। ठीक। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ने स्टेट ऑफ अलबामा के केस में अभी हाल में 10-12 दिन पहले गालिबन या उससे भी कम फैसला दिया है, और बिल्कुल मौजूद फैसला है। इनको इलेक्शन कराने चाहिए और पड़ेंगे बर वक्त, और इस तरह तो ये तो साल आगे ले जाएंगे कि अब सर बर वक्त तो मामला निकल गया ना, बर वक्त तो 90 दिन की सर बात थी, वो तो निकल गया मामला हाथ से। अब तो वो कह रहे हैं जनवरी के एंड में, जनवरी में आप देख सकते हैं शदीद सर्दी है, कई इलाकों में बर्फबारी होती है, वहाँ वोट कैसे होंगे, फिर लगता है ये मौसम की बुनियाद पे ये मामला कहीं आगे जाएगा। तो मामला तो निकल गया, 90 दिन वाला आइन की जो पामाली तो हुई वो हमने देख ली। तो अब क्या होगा, इलेक्शन बर वक्त हो सकेंगे, आपको लग रहा है क्या? नहीं, वो तो ह्यूमनली इम्पॉसिबल ज़रा हो जाएंगे, और इलेक्शन होना भी ज़रूरी है। उनके बगैर कोई यहाँ आसूदा हाली आना मुश्किल है, और मैं तो समझता हूँ बिल्कुल होने चाहिए थे। और इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने बहुत ही इसमें नेगेटिव रोल प्ले किया है। पहले दिन सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों के बारे में, तो उन्होंने कहा कि आप जिस दिन आप कहेंगे हम तैयारी है हमारी है, हम इलेक्शन करा देंगे। फिर बाद में 30 अप्रैल मान गए प्रेसिडेंट साहब के साथ मिलके, फिर एक बयान दे दिया कि अक्टूबर की 8 तारीख को होंगे इलेक्शन। वो 90 दिन से कोई 120 मामला मज़ीद आगे चला गया। बिल्कुल। तो ये, और फिर कभी कहते हैं हमारे पास हमें डीलिमिटेशन करनी है। भाई डीलिमिटेशन आप करते रहो, आपके पास और काम क्या है स्वाय डीलिमिटेशन करने का, वोटर लिस्ट बनाने का, और तो कोई काम ही नहीं है आपके पास। और डीलिमिटेशन 10-10, 20-20 कॉन्स्टिट्यूंसीज एक दिन में आप कर लेते हो, हो जाती हैं। एक अरिथमेटिकल सी बात है, वो इस गांव को इधर लगा दो तो वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में तो इसके 10% से ज़्यादा वोट हो जाएंगे। अभी तो सर एतराज़ात आएंगे, फिर लोग इस पे अदालतों में भी जाएंगे, तो मामला तो मुझे तो लगता है लटक गया। बात हो रही है इलेक्शन के हवाले से, क्या वाकई ही बर वक्त इलेक्शन हो पाएंगे? और दूसरी बात नैब के हवाले से कि नैब एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए हमेशा से इस्तेमाल होती आई है, और जो बंदयाल साहब जाते जाते फैसला देंगे, नैब तरामीम जो है कलादम करार दी देगी, और उस पर बहुत सारे केसेस रीओपन हो गए हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी की बात करते हैं, आसिफ अली जरदारी की 24 अक्टूबर को उनको सर तलब कर लिया गया। तो आपको क्या लग रहा है, इलेक्शन से पहले अब ये नैब खेला जाएगा, गिरफ्तारियां खेली जाएंगी, बड़ी पॉलिटिकल लीडरशिप आपको जेलों के अंदर दिखाई देगी? आपको क्या लग रहा है? अल्लाह ना करे, पर बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह इन्होंने निगरान हुकूमतों को खुद
हमने उनको बाइख्तियार बनाया है। जी जी। निगरान हुकूमतों का इख्तियार कोई भी, उनके पास कोई इख्तियार नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की दरख्वास्त पे फैसला दिया था, क्योंकि इन्होंने आपने ये शिकवा किया था, शिकायत की थी, फरियाद की थी कि निगरान जो उस वक्त है वो तजावज़ कर रहे हैं अपने इख्तियारात से और पॉलिसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और पॉलिसियाँ बना रहे हैं, हिकमत अमली बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को उस फैसले को आप इस तरह कह सकते हैं कि उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में निगरानों का जो हैसियत, क्योंकि ये अनइलेक्टेड लोग हैं, ये अनइलेक्टेड, ये मुंतखब नहीं है, ठीक, तो और आइन का पहला, पाकिस्तान के 1973 के आइन का पहला ही जुमला है, वेयर एज सॉवरेंटी रेस्ट्स इन अल्लाह टू बी एक्सरसाइज बाय द पीपल थ्रू देयर चोजन रिप्रेजेंटेटिव। बिल्कुल, जो अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए वो इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। अब ये निगरान में से तो कोई भी नहीं है जो मुंतखब हो, फिरते बड़ी छाती निकाल के हैं और हर काम कर रहे हैं। अब इनको कानून के तहत हमने एक कानून बनाया, ये पिछली गवर्नमेंट के आखिरी दिनों में, सही, और वो जल्दी जल्दी जो सर आपकी पार्टी भी तो इसमें शामिल थी ना, आपकी पार्टी भी सर शामिल थी उसमें। 59, जी 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 जी, इसमें थी, इसमें मैं तो मशवरा के खिलाफ देता रहा जी जी, और यही नज़र आता था। अब निगरानों को इन्होंने पार्लियामेंट ने कर दिया है बाइख्तियार। अब वो मुंतखब भी नहीं और बाइख्तियार भी हैं। उनके पास प्राइवेटाइजेशन का भी एक इख्तियार आ गया है, फॉरेन पॉलिसी बनाने का भी, अपॉइंटमेंट्स करने का भी, इंतजामी माली मामलात, इंडक्शंस करने का भी, माली मामलात भी बगैर फाइनेंस बिल के वो कर सकते हैं। अब वो अब इसलिए उनकी जो देर पाई है, उनके देर पा होने की एक बुनियाद बनी है, वो बुनियाद खोखली है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं क्यों। क्योंकि निगरानों का ये रोल और ये जो कानून पास हुआ है निगरानों को इख्तियार देने का, ये बिल्कुल यकदम मुतजाद है आइन के साथ। क्योंकि आइन क्या कहता है, आइन ऊपर जो है वो क्या कहता है, आइन वो कहता है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसका इंटरप्रेट किया है ख्वाजा आसिफ के केस में। जी जी। और उस केस में ये कहता है आइन कि निगरान इस तरह है जिस तरह वॉलपेपर लगा हो दीवार पे पीछे, वॉलपेपर, और उसमें फूल हो। ये फूल चीफ मिनिस्टर है, ये फूल फाइनेंस मिनिस्टर है, ये फूल हेल्थ मिनिस्टर है, और ये बस 90 दिन गुजारे और घर जाएं। ये आके बैठ गए हैं, बराजमान हो गए हैं, और ये मुल्क रियासत अब रियासत बेआइन कही जा सकती है। इस वक्त रियासत बेआइन हो गई है। जब आपने इलेक्शन ही नहीं कराने, जो मुकर्ररा अयाम में जब आपने नहीं कराने, कोई भी और काम नहीं करना, आपने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नहीं मानने, वो जो 14 मई की डेट सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, उसको इन्होंने इस तरह इस बेदर्दी से उसको पामाल किया है कि जिस तरह कोई वकार ही नहीं होता अदालत में। सर बदकिस्मती से एक्शन हो जाता उस वक्त, तो आज ऐसी सूरत हाल भी ना होती ना। ये भी तो एक कमजोरी है हमारे यहाँ, बर वक्त एक्शन हो जाता, बर वक्त लोगों को। ये उन्होंने ये ठीक कहा है काजी फैज साहब ने कि उस पे फैजाबाद धरने वाले केस पे भी जो उनकी जजमेंट है उस पे अमल दरामद हो जाता तो बहुत से मसाइल आज के ना हो रहे होते, और इन पे भी अगर अमल दरामद हो जाता फैसलों पे, या ये आइन पे ही अमल दरामद करते कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस हो जाते। और मैं आपको अर्ज करूं कि ये यही नहीं लिखा विदिन 90 डेज, विदिन 90 डेज। आइन में लिखा है आर्टिकल 48 के सब आर्टिकल 5 में नॉट लेटर देन 98, बिल्कुल नॉट लेटर देन 90 डेज, यानी 91 वाला दिन, बिल्कुल 91 दिन की बात ही नहीं है। बिल्कुल सर, लेकिन अभी देखें ना, सब खामोश है, आइन खामोश है, सियासी जमातें खामोश हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा अमलन। मेरे पास वक्त की कमी, एक दो चीज़ें रह गई थी आपसे जानना चाहूँगी। अभी आप निगरानों का जिक्र कर रहे थे, तो आपने कहा कि एक फूल है, एक
फलां सूबे का फूल है और बस इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। लेकिन यहाँ निगरान वज़ीर आज़म साहब ये फरमा रहे थे, चेयरमैन PTI के हवाले से पहले भी उन्होंने कुछ ऐसी बातें की कि अगर वो जेल में होते हैं तो उनके बगैर भी मुनसिफाना इलेक्शन हो सकते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई फ़ौज से नहीं थी, रियासत से थी। तो आपको लग रहा है इस तरह का बयान निगरान वज़ीर आज़म को देना चाहिए? अगर वो एक ही सियासी जमात के बारे में बार बार ऐसा बयान देते हैं तो फिर फेयर एंड फ्री इलेक्शन कैसे हो सकता है? वो किसी ने कहा है, बड़ा मौजूद अंदाज में मौजूद कहा है कि नून से नवाज लीग और नून से निगरान, नून से नवाज लीग और नून से निगरान। सही। तो निगरानों को तो ये बिल्कुल, ये उनका काम ही नहीं है कि कोई सियासी बयानात दें। जी जी। वो फूल हैं, चीफ मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब भी एक फूल हैं दीवार पे पीछे लगे हुए, और उनसे ज़्यादा उनके पास इख्तियार ही नहीं है, इख्तियार मिल भी नहीं सकता, पार्लियामेंट भी नहीं दे सकती क्योंकि आइन के तहत उनकी आती है। पर और अब वो बहरूपिये हो गए, ये 2 सूबों में तो बहरूपिये हुकूमत कर रहे हैं। और अगर काकड़ साहब ने भी 90 दिन में इलेक्शन ना कराए तो ये भी उसी तरह उसी सर आप कह रहे हैं बहरूपिये हो गए, और इनको तो कहा जा रहा था, अर्ज करूं एक ना एक दिन जी सर सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला करेगी। मेरा ख्याल है काजी साहब के ऐद में ही कर देगी, पर एक ना एक दिन इस पे फैसला करेगी और काकड़ साहब और बाकी चीफ मिनिस्टर्स और जो सूबाई वुज़रा हैं, वफाकी वुज़रा हैं, सबको जवाबदेह होना पड़ेगा। बिल्कुल। आप सारे आपने कहा ये 2 बहरूपिये हैं, तो माज़िक साथ ये मोहसिन नकवी साहब तो पंजाब के वज़ीर आला हैं, इनको तो जरदारी साहब के खासे क्लोज समझे जाते थे और कहा जा रहा था कि उन्होंने ही नॉमिनेट किया है। आप क्या कहेंगे? तो वीडियो में तो वो सऊदी अरब किसी और के साथ गए हुए थे। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, चलें आपकी सर बात समझ आ गई। अभी चलते हैं आगे, हम मेरे पास वक्त की कमी। और आखिरी बात, ये जो नई सियासी जमात बनाने के बारे में ऐलान हो रहा है, मुस्तफ़ा खोखर साहब और शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल, तो आपको लग रहा है ये कोई नया बयानिया बनाएंगे या ये मकबूल तरीन जमात बन पाएगी, या गुंजाइश है इस तरह नई सियासी जमात की? हर किसी का हक है वो सियासी जमात बनाए, सही, और या सियासी जमात में जिसमें चाहे वो शामिल हो, ये तो बुनियादी हक है। ठीक, इस पे तो कोई रोक और फिर अगर बनाएंगे तो जाहिर है कोई अपना, अगर बनाएंगे तो जाहिर है कोई बयानिया भी उनका अपना होगा, मंशूर भी उनका अपना होगा, टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी भी उनकी अपनी होगी, मुख्तलिफ होगी शायद बाकी पहली जमातों से, कुछ मुख्तलिफ होगी, कुछ वही होगी। तो ये तो अब बड़े बड़े फैसले भी करने पड़ेंगे कि IMF के साथ क्या कब तक चलना है, कितनी देर तक चलना है, राइट, और कब अपने कदमों पे खुद खड़े होना है, किस तरह होना है, गरीब पे टैक्स का बोझ ज़्यादा डालना है कि अमीर पे टैक्स का बोझ डालना है। बहुत सारे बड़े बड़े फैसले इनको करने पड़ेंगे इससे पहले कि पार्टी बनाएं या अनाउंस करें। पर बहरहाल ये हक है, सबका हक है, बिल्कुल बुनियादी हक है। तो बाकी इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया बराबर सबके लिए, क्या आपको लग रहा है? नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड तो मैं समझता हूँ सबको, और क्रेडिबल इलेक्शन जब ही होगा जब सबको आज़ादी से इसमें हिस्सा लेने की इजाजत दिया जाएगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी एतजाज़ हसन साहब हमारे साथ शुरू रहे और बड़ी अहम बातें पाकिस्तान की सियासत के हवाले से खुलकर उन्होंने इजहार ख्याल किया। और लेवल प्लेइंग फील्ड वो यही कह रहे हैं कि तमाम सियासी जमातों को बिला शिरकत गैर उनको आप इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाएगी, तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड बराबर होगा तमाम सियासी कायदीन के लिए भी और जमातों के लिए भी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।